हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल एम डी मासूम भाटी। आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि मैं फिर से लेके आ गया हूँ क्लास 12th के लिए आगे का टॉपिक को बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, आज का लेक्चर 4 पे बात करते हैं क्या क्या पढ़ने वाला है। हम लोग पहले पढ़ेंगे पर्यटन की श्रेणियाँ, यानी श्रेणी कितने तरह की होती हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्यटन के बहुत सारे प्रकारों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज की पर्यटन की श्रेणी क्या क्या होती हैं और ये कितने तरह के होते हैं, और इसमें हम लोग बात करेंगे कि पर्यटन के घटक भी क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि घटक से भी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पर्यटन की श्रेणियाँ, यानी बात करें कि पर्यटन जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला उद्योगों में से एक है। तुम लोगों को पता है ना, क्यों है उद्योग इतना बड़ा? इस तो क्योंकि यहाँ पे लोग ना केवल यात्रा करते हैं देश के साथ, लेकिन दुनिया के अन्य देशों की खोज में पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। याद रखना कि हम लोग जो है पर्यटन को दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बाबू और दूसरा घरेलू पर्यटन। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के बारे में पहले बात करें हम लोग। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ से ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्या होता है, तो ध्यान से देख लेना। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्या होता है, तो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन किसी देश, एक देश से दूसरे देश के या विदेशों के बीच पर्यटन या लोगों के आवागमन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहा जाता है। यानी जब लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उस जगह को, उस क्षेत्र को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। जैसे कि लोगों का हमारे देश में आना या हमारे देश के लोगों का दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे जाना, आना जाना लागत है, उसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहा जाता है। किसी विदेशी देश की यात्रा करने के लिए कोई भी हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है इसमें यात्रा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि पर्यटन कितने तरह की होती है। देखो इसमें से कुछ और बताया गया है। कानूनी रूप से वैध पासपोर्ट, वीजा, दस्तावेज और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। यह इनबाउंड टूरिज्म और आउटबाउंड टूरिज्म हो सकता है। याद रखना, अगर हमें किसी अपने इंडिया के अंदर अगर हमको कहीं भी टूरिज्म करना है, तो हमें किसी प्रकार की कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके पास जो इंडिया का जो भी प्रूफ है, वोटर आईडी, लाइसेंस, ये आधार कार्ड वगैरह, बस यही सब कभी आपको टूल बॉक्स में पूछा जा सकता है, मांग सकता है आपके आइडेंटिटी के लिए। बाकी आपको यहाँ पे किसी तरह की पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं। ठीक है, यानी एक देश से दूसरे देश की ओर यात्रा कर रहे हैं, तब आपको वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है या विदेशी मुद्राओं की आवश्यकता होती है। आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले बाबू कि इनबाउंड टूरिज्म क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल बेसिक वे से आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, हमें आराम से समझना है सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इनबाउंड टूरिज्म होता क्या है। तो हम लोग वन बाय वन करके इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखो, इनबाउंड टूरिज्म गैर निवासियों द्वारा किसी देश की यात्रा को इनबाउंड टूरिज्म कहा जाता है, और दूसरे देश से जाने वाले टूरिस्ट को इनबाउंड टूरिज्म कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझो। इनबाउंड मतलब क्या होता है, गैर निवासी, मतलब दूसरे देश के निवासी द्वारा किसी देश की यात्रा को इनबाउंड कहा जाता है। इनबाउंड टूरिज्म मतलब जैसे हम लोग जो हैं, हम लोग अपने ही इंडिया के अंदर करते हैं यात्रा को, तो हम लोग इनबाउंड टूरिस्ट हैं, और दूसरे देश से आने वाले टूरिस्ट को इनबाउंड टूरिज्म कहा जाता है। यानी कह सकते हो जो दूसरा देश से दूसरा टूरिस्ट आ रहा है या फिर हम लोग जो अपने देश के अन्य अन्य राज्यों में हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं या पर्यटन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कहे जाएंगे, इनबाउंड टूरिस्ट, है ना, कहा जाएंगे हम लोग इनबाउंड टूरिस्ट। और इस तरह के पर्यटन को इनबाउंड टूरिज्म कहा जाता है। यानी जिस पर्यटन में यात्री या फिर पर्यटक अपने देश के भीतर ही यात्रा करते हैं, ठीक है, या किसी दूसरे देश के यात्री हमारे देश में आकर यात्रा करते हैं, तो उसको कहा जाता है इनबाउंड टूरिज्म। आई होप समझ में आया होगा। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि आउटबाउंड टूरिज्म की ओर बढ़ें। देखो आउटबाउंड टूरिज्म नीचे वाला है। आउटबाउंड टूरिज्म क्या होता है, ध्यान से समझो। बोलता है किसी दूसरे देश, ठीक है, किसी दूसरे देश में जाने वाले देश के निवासियों का आउटबाउंड टूरिज्म कहा जाता है, और निवास के देश की सीमाओं पर गंतव्य स्थान पर जाने वाले पर्यटक को आउटबाउंड टूरिस्ट कहा जाता है। याद रख लेना, जो हम लोग इस देश से दूसरे देश पे जाते हैं, तो हम लोग जो हैं आउटबाउंड टूरिस्ट में कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई हमारा किसी दूसरे देश में जाने वाला देश का जो निवासी है,
यानी गैर निवासी नहीं, जो देश का निवासी है तो उसको आउटबाउंड टूरिज्म कहा जाता है। ठीक है, इनबाउंड मतलब जो अंदर आता है, अंदर हमारे यहाँ आके टूरिज्म करता है उसको इनबाउंड करते हैं, और आउटबाउंड का मतलब जो बाहर जाके बाहर की यात्रा करता है उसको आउटबाउंड टूरिस्ट कहा जाता है। जैसे लिखा हुआ उस हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, कि किसी दूसरे देश में जाने वाले देश के निवासी को आउटबाउंड टूरिज्म कहा जाता है, और निवास के देश की सीमाओं पर गंतव्य स्थान पर जाने वाला पर्यटक को आउटबाउंड टूरिस्ट कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह है, डिज़ाइन वगैरह, तो उसको ध्यान नहीं देते। हम लोग आगे बात करते हैं। एक और पर्यटन है जिसको कहा जाता है घरेलू पर्यटन। कहा जाता है बाबू घरेलू पर्यटन। घरेलू पर्यटन को दूसरा नाम इंग्लिश में डोमेस्टिक टूरिज्म भी कहा जाता है। देखो, अपने देश के भीतर टूरिस्ट के मूवमेंट को डोमेस्टिक टूरिज्म कहा जाता है, और जो व्यक्ति अपने देश में टूरिज्म में व्यस्त रहता है उसे डोमेस्टिक टूरिस्ट कहा जाता है। याद रखना कि जो पर्यटन अपने देश में हो, कहाँ हो, अपने देश में होता है, उस तरह के पर्यटन को घरेलू पर्यटन या फिर डोमेस्टिक टूरिज्म कहा जाता है। याद रख लेना इस बात को। ठीक है, देखो, और जो व्यक्ति अपने देश में टूरिज्म में बिजी रहता है, मतलब टूरिज्म करता है अपने अंदर में, जैसे हमारे इंडिया में, हमारे देश भारत में अगर जो भी हम लोग करते हैं यात्रा, और हम लोग कैसे टूरिस्ट हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट। ठीक है, आगे बात करें। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जैसे औपचारिक यात्रा दस्तावेजें और थकाऊ औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। याद रखना कि घरेलू पर्यटन में किसी प्रकार के भी औपचारिक या अनौपचारिक प्रकार की फॉर्मेलिटीज़, लेटर्स, है ना, ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरतों नहीं पड़ती हम लोगों को। घरेलू पर्यटन में एक यात्री को आमतौर पर भाषा की समस्या या मुद्रा विनिमय के मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो घरेलू पर्यटन करता है उसमें यात्री को अपने भाषा की कोई समस्या नहीं होती है, मुद्रा को विनिमय मतलब बदलने की, करेंसी चेंज करने की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि इंडिया में रुपया हर जगह चलता है कि नहीं, रुपया हर जगह चलता है, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी जाओ 500 नोट का थमा, हाँ जी हाँ, ये तो रुपया है, इंडिया का नोट है, ठीक है, तो चलेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की तुलना में बहुत आसान और सुविधाजनक होता है। इंटरनेशनल टूरिज्म से लाख गुना अच्छा है अपने देश के अंदर यात्रा करना। ठीक है, पर्यटन की श्रेणियों को परिभाषित करें। दूसरा, इनबाउंड और आउटबाउंड किसके प्रकार है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पर्यटन की श्रेणियों को परिभाषित करें। देखो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यही दोनों आंसर है इसका। ठीक है, पर्यटन की दो श्रेणियां हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिज्म, इसको कर देना। और वही पूछा तो इनबाउंड टूरिज्म किसके प्रकार है, इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिज्म पर्यटन के प्रकार हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। तो इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिज्म जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के प्रकार होते हैं। ठीक है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद पर्यटन के घटक की ओर, कि पर्यटन कितने तरह के इस पे अफेक्ट करते हैं, इतने इसके कितने कितने घटक होते हैं। ठीक है, देखो, चूंकि पर्यटन विभिन्न क्षेत्रों का एक सम्मेलन है, इसलिए पर्यटन उद्योग द्वारा एक जटिल संरचना की कल्पना की जाती है। इसमें कई प्रकार के व्यवसाय हैं। ठीक है, कई प्रकार के व्यवसाय, अन्य संगठन भी शामिल होते हैं, जो देशों के पर्यटन को बढ़ावा देने के काफ़ी हद तक पर्यटन के विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है। यानी याद रखना, पर्यटन करने के लिए आपको घटक पे बहुत डिपेंड होना पड़ता है। आइए हम लोग बात करते हैं किस किस तरह के घटक होते हैं, याद रखना। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहला जो घटक है बाबू, वो है तुम्हारा परिवहन। यानी हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो भी परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी वगैरह कुछ भी का, उसको परिवहन जो सबसे बड़ा घटक है पर्यटन को करने के लिए। देखो कैसे समझो, परिवहन को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय विकास में योगदान वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक रूप में स्वीकार किया जाता है। परिवहन पर्यटन मूल और गंतव्य क्षेत्रों के बीच आवश्यक लिंक प्रदान करता है, और छुट्टी निर्माताओं, व्यापार यात्रियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के आने जाने वाले लोगों और शैक्षिक पर्यटन के लिए लोगों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, यह पर्यटकों को गंतव्य, आवास, आकर्षण और संसाधनों से जोड़ता है जिसका वे उपभोग करते हैं। याद रखना कि जो ये परिवहन होता है, यानी गाड़ियाँ हो गई, ये सब चीज़ें, ये सब का काम क्या है, अधिकतर इस सब का काम है कि यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या फिर उनको कांटेक्ट में रखना। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, देखो यहाँ पे बोला है परिवहन जो है पर्यटन मूल और गंतव्य क्षेत्र के बीच एक लिंक प्रदान करता है। क्या करता है, लिंक। यानी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग किसी ना बाइक से जाते हैं, फोर व्हीलर से जाते हैं, कार से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, हवाई जहाज़ से जाते हैं, या स्टीमर वगैरह से जाते हैं, यही सब है ना, क्रूज से जाते हैं। तो ये सब है क्या, परिवहन भी एक बहुत ही अच्छा घटक है। परिवहन नहीं हो तो कहाँ हम लोग जा पाएंगे, पर्यटन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, याद कह सकते हो, दूसरे शब्दों में कहा गया, देखो दूसरे शब्दों में पर्यटकों को गंतव्य, आवास, आकर्षण संसाधनों से जोड़ता है जिसका वे उपभोग करते हैं। अवकाश के समय आप अवकाश के समय पर प्रभाव डालते हैं। यह पर्यटक को गंतव्य तक हो परिवहन के साधनों के बिना कोई पर्यटन यात्रा संभव नहीं है। हाँ, ये चीज़ हो गया। ठीक है, देखो पहले के काल में ऐतिहासिक रूप में
मनुष्य घोड़ों, ऊँटों, हाथियों आदि की सहायता से आगे बढ़ता था। विश्व युद्ध के बाद प्रथम मोटर कार के क्रांतिकारी आविष्कार ने निजी परिवहन और यात्रा को आसान बना दिया। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, मतलब विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, उस वक्त पहला जो मोटर कार आया, उसके बाद इस सब आविष्कार ने निजी परिवहन और यात्रा को आसान बना दिया। आगे के घटनाक्रम हुए, परिवहन बहुत आसान और सुविधाजनक हो गए। देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं कितने तरह के परिवहन में आए हैं हमारा पर्यटन किस तरह से। सड़क परिवहन, गाड़ी रेल वाला, रेल परिवहन, दूसरा ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद है वायु परिवहन, हवा वाला, हवाई जहाज, ठीक है। अब इन चारों पे हम लोग वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहला है सड़क परिवहन। क्या है बाबू? सड़क परिवहन। देखो, सड़क परिवहन, बसें, सड़कें विभिन्न दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाने के साधन है। बस हो गया, सड़क हो गया, ये सब क्या है? हमको दूर स्थानों तक ले जाने का एक साधन है। फिर जहाँ यात्रा कम दूरी की है, वहाँ यात्रा के साधन के रूप में सड़कों की प्राथमिकता दी जाती है। अब बोलेंगे सड़क कैसे है भैया, तो कैसे समझेंगे हम लोग सर कि सड़क है? तो देखो, बहुत जगह पे जब लंबी दूरियाँ तय करते हैं तो हम लोग बसों से, गाड़ियों से, कार से, मोटर बाइक से, ये सबसे जाते हैं। लेकिन जब छोटी दूरियाँ तय करनी होती है तो हम लोग सड़क के साथ साथ ही चले जाते हैं, पैदल। तो कम दूरी है, इसलिए वहाँ यात्रा के साधन के रूप में सड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। एक बस एक बड़ी ऑटोमोबाइल है जिसका उद्देश्य कई व्यक्तियों को ले जाना है। बस एक क्या है? बस क्या है? एक ऑटोमोबाइल है, ठीक है। ऑटोमोबाइल है जो कि बहुत सारे यात्रियों को एक ही समय में ले जाने का काम करती है, कहीं भी, है ना। यह दुनिया के सभी हिस्सों में यात्रा का एक लोकप्रिय तरीका है। बस जो है लगभग वर्ल्ड के हर एक स्टेट, हर एक कंट्री में, ठीक है, चलता है बस ये है कि डिज़ाइन वहाँ पे अलग अलग होते हैं। बस के डिज़ाइन अलग अलग होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, बस ही होता है कि नहीं। यह किफ़ायती भी है, आरामदायक और पर्यटकों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पे एक आपको चित्र दिख रहा होगा बस का, है कि नहीं? ये देखो, ये तो टेलर का है, बस नहीं है, सॉरी, यहाँ पे अभी नहीं है ड्राइंग में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा साधन दिखाया गया है। इसके बाद है मोटर कार। अब मोटर कार के बारे में बात कर लेते हैं कि मोटर कार किस प्रकार है। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, आप लोग इतने समझदार हैं, है ना, ये सब तो आसान है। देखो, बात करते हैं मोटर कार की, किस तरह ये क्या करता है काम। तो हम लोग बात करें मोटर कार का, तो सबसे पहले देखो क्या है, बोलता है कि मोटर कार के आविष्कार में मोटर कारों ने यात्रा करने के लिए गोपनीयता की अवधारणा को लाया और इसी तरह यात्री अपने पसंद की स्वतंत्रता दी, जिससे निजी पर्यटन को बढ़ावा मिला। निजी पर्यटन समझते हो क्या होता है? निजी पर्यटन मतलब जो अपने से लोग करते हैं, सरकारी वाला मामला नहीं हो गया। जैसे हम लोग को स्कूल तरफ से ले जाया जाता है, जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते जो भी बच्चे, हम भी पढ़े हैं, तो जिनको ले जाया जाता है टूर पर, तो उसको निजी नहीं कहा जाता है। निजी का मतलब जो आप खुद से जाते हैं कहीं पर घूमने के लिए, उसको निजी पर्यटन कहा जाता है। तो इसको ज़्यादा बढ़ावा मिला है मोटर कारों से। आपको जब मन किया अपना 4 व्हीलर उठाओ, एकदम क्या बोलते हैं, बढ़िया एकदम गाड़ी एकदम है आपके पास, है ना, पूरा धुआं एकदम मारते जा रहा है, एकदम हेवी से, एकदम पूरा आवाज़ करते हुए, तो आप कहीं भी चले जाएंगे आराम से। अपनी मोटर कार है। अपने विभिन्न आकार और बजट में ऑटोमोबाइल ने अवकाश और यात्रा के आधुनिक पर्यटन अवधारणा के लिए बहुत आवश्यक फिलिप दी है। गंतव्य पर पर्यटक रिजोर्ट या उस क्षेत्र की सीमा बाहर जाने के लिए कारों का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना कि जो गंतव्य स्थान होते हैं, जहाँ जाना है पर्यटकों को, जो निजी लोग होते हैं अधिकतर अपने कार उठाते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, बाल बच्चों के साथ, है ना, अपने परिवार के साथ। अरे चलो जी, वहाँ जाना है, हम लोग अपना ट्रिप करेंगे, हम लोग काहे भाड़ा उड़ा खर्चा करेंगे, जो पेट्रोल है अपना कार में डालेंगे, चल देंगे। तो इस तरह करके वो लोग अपने से दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, किराए की कार भी बहुत सारे लोग बुक करते हैं। किराए की कार एक ऐसा तंत्र प्रदान करती है जिसके द्वारा पर्यटक भ्रमणशील तत्वों को एक लचीले और असंरचित तरीके से कर सकता है। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की तुलना में जो निर्धारित करता है पर्यटक है जहाँ जा सकता है। उसके बाद रेल परिवहन, रेल वाला यहाँ पे आ गया। रेल प्रणाली पहले इंग्लैंड में और बाद में यूरोप में शुरू की गई थी। याद रखना, सबसे पहले रेल प्रणाली कहाँ शुरू हुआ था? देख लो, इंग्लैंड में हुआ था और बाद में यूरोप में शुरू किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में संगठित रेल यात्रा 1818 की शुरुआत में शुरू की गई थी। अमेरिका में, यूएसए में कब हुआ था? 1818 में शुरू की गई थी। और भारत में रेल यात्रा की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। 19वीं शताब्दी के अंत मतलब लगभग 1990 के बाद वाला जो शताब्दी था, उस टाइम पे चल रहा था इंडिया में, ठीक है। और आज भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़ी सार्वजनिक उपकरणों में से एक है, जो रूस के बगल में ही है, जिसमें लाखों यात्री आते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी भारत के बारे में बताई गई है। समुद्री परिवहन के बारे में समझ रहे हो, जिसमें कि समुद्र वाला यानी शिप वगैरह का बात होगा, ठीक है। देखो, शिपिंग
शिपिंग के बारे में समझते हैं हम लोग। समुद्री परिवहन इंग्लिश में शिपिंग कहा जाता है। शिपिंग ने यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये भी बहुत ही अच्छा योगदान देता है। कैसे? विशेष रूप से यूरोप में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है बाबू? अच्छा, इसका विशेष रूप यूरोप में। महाद्वीपों के पार यात्रियों और कार्गो को ले जाने के लिए भाप जहाज का उपयोग किया गया था। यूरोप में सबसे पहले भाप स्टीम शिप का यूज हुआ था। भाप वाला जो नहीं चलता था पहले, टाइटैनिक मूवी में देखे होंगे, टाइटैनिक वाला जो है ना का वो जो टाइटैनिक शिप रहता है वो क्या भाप वाला भी रहता है, पूरे धुआं एकदम फेंकते जाता है बाहर ऊपर से, है ना, उस तरह का होता था। तो सबसे पहले यूरोप में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर महाद्वीपों के पार यात्रियों को, कार्गो को, यानी कार्गो मतलब सामान वगैरह को ले जाने का काम भाप जहाज का इस्तेमाल किया गया था। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ लग्जरी और क्रूज शिपिंग की शुरुआत के साथ समुद्री परिवहन को आनंद यात्रा में बदल दिया गया। यानी जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ और आधुनिक समय में जैसे जैसे फैक्ट्रीज बनने लगे, उस हिसाब से बड़े बड़े, देखो यहाँ पे एक सीन दिखाया गया बहुत ही अच्छा, ये शिप का, ये क्रूज शिप है, यानी ये लग्जरी वाला है। आपको यहाँ पे अच्छा खासा कॉस्ट पड़ेगा, आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा इसी में, ठीक है ना। तो ये तरह का शिप है। इसके बाद यहाँ पे एक और है जिसका नाम है वायु परिवहन। वायु परिवहन आपको दिखेगा ना, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है ये आपका इसी फिगर के अंदर में है। देखो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, यहाँ से है। आगे बात करें हम लोग इस पर, तो फ्लाइंग मशीन के आविष्कार और बाद के विकास ने यात्रा और पर्यटन को फिर परिभाषित किया है। फिर से परिभाषित, इसका मतलब जब ये सब ज़मीन वाला मामला ख़त्म हुआ, पानी वाला मामला ख़त्म हुआ, उसके बाद क्या होता है कि हवा का मामला आ गया, यानी उससे भी कम समय में हम लोग को उड़ के जाना है। तो राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया हवाई जहाज़ का, ठीक है। इसमें कम समय में लंबी दूरी की कवरेज की है, यानी इसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी को तय करने का क्षमता रखती है, क्योंकि विभिन्न देशों की एयरलाइंस घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर लाखों यात्रियों को ले जाती है। पहले इसे अमीर लोगों के विशेषाधिकार के रूप में माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे जीवन को बेहतर मानकों के साथ अन्य वर्गों के लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया और लोगों को क्या बोला है, डिस्पोजेबल आय में वृद्धि हो गई। यानी देखो, जैसे जैसे पहले के ज़माना में जो हवाई जहाज़ होते थे वो अमीर आदमियों के लिए अधिकतर कहा जाता था कि जो अमीर है वही जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सार्वजनिक तौर पे कर दिया गया। और ये याद रखना कि हवाई जहाज़ जो है घरेलू और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे चलता है, यानी आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं हवाई जहाज़ से, कोई भी दूसरे स्टेट्स में, या फिर आउट ऑफ इंडिया भी कुछ दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, ठीक है, जैसे इंडिगो फ्लाइट है, एयरलाइंस है, ये सब है ना। इसके बाद है आवास। कमेंट करके बताना कौन कौन हवाई जहाज़ में बैठे हो, मैं तो अभी तक नहीं बैठा हूँ, ठीक है, आप लोग बताना। और वीडियो को जो भी नया आए हो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जल्दी से जल्दी 1K कंप्लीट करा दो। इसके बाद आप लोग को पूरी एक टेस्ट चलेगी जो कि ऑनलाइन होगी, आप लोग को देना है, ठीक है। मैं देखना चाहूँगा कितने लोग एक्टिव हैं पढ़ने में 12th के, ठीक है। तो वही गूगल फॉर्म के रूप में रहेगा, आपको वहाँ पे देना है, ठीक है, जितने भी हो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। आवास उन पर्यटकों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है जो एक इलाके में रात भर रहते हैं, और इसमें पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। किसी विशेष गंतव्य की यात्रा के लिए उस पर्यटकों के लिए और पर्याप्त आवास की आवश्यकता होती है। आवास क्या है बाबू? आवास क्या है? आवास उन पर्यटकों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है जो एक इलाके में रात भर रहते हैं। आवास किन के लिए ज़्यादातर सुविधाजनक होता है? जो किसी भी इलाके में रात भर के लिए ठहरते हैं, ठीक है ना। और इसमें पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। किसी विशेष गंतव्य की यात्रा के लिए उस क्षेत्र में पर्यटकों की एक पर्याप्त आवास की आवश्यकता होती है। अपर्याप्त और अपर्याप्त आवास से पर्यटक को असुविधा होती है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रचार हो सकता है। याद रखना कि आवास जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है पर्यटन का, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो तो आप सबसे पहले क्या ढूंढना चाहते हो उस देश को घूमने से पहले? होटल। पहले होटल में ठहरना है हमको, तब ना कहीं घूमेंगे जी। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान और संभावित ग्राहकों की प्रतिक्रिया। पर्यटकों के सभी वर्गों को आकर्षित करने के लिए होटल, देखो किस किस तरह क्या क्या तरीके। आवास की सुविधा में कौन कौन शामिल हो गया देख लो ध्यान से। पहला है, यहाँ पे दिखाया गया है कि होटल है, रिजॉर्ट है, लॉज है, मोटल है, रेस्ट हाउस बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आवास की अन्य विशेषताएं भोजन का प्रावधान भी है। आवास का एक विशेषता क्या है? भोजन का मतलब खाना पीना भी देना है। जैसे कि कोई भी पर्यटन स्थल विभिन्न ग्राहकों को विभिन्न भोजन स्वाद और वरीयताओं के साथ आकर्षित करता है, इसलिए पर्यटक के विभिन्न हितों को पूरा करने के लिए प्रसाद की एकरूपता लाना आवश्यक है। यानी आवास में बहुत सारी चीज़। देखो ये तुम्हारा 7 स्टार होटल है, इसका नाम क्या है? अरे ये दुबई में बुर्ज अल करके नाम है इस होटल का, ठीक है ना, हमको याद नहीं, 7 स्टार होटल बोला जाता है, ये आपका दुबई में है, ठीक है ना। तो ये एक होटल है,
देखो अब सबके बारे में यहाँ पे हम अभी तीन ही फिलहाल बारे में बात करेंगे। वैसे मैं पहले ही होटल के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं होटल क्या होता है, उसके बाद मोटल क्या होता है, फिर रिजॉर्ट क्या होता है। मोटल वाला लिख के ले लो, हर साल एग्जाम में पूछने वाला, कभी एग्जाम में नहीं छोड़ेगा। मोटल के बारे में समझ लेना, ठीक है। और कमेंट करके बताना कहीं भी अगर डाउट हो तो। एक होटल को एक प्रतिष्ठान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रतिष्ठान क्या होता है, जहाँ रुकते हैं इंसान, खाना वाना भी खाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य एक अलाभ यात्री को आवास सेवाएं प्रदान करना है और अन्य सेवाएं जैसे भोजन और पेय सेवाएं, घर में रखने की सेवाएं, कपड़े धोने की सेवाएं और वर्दी सेवाएं हैं। होटल क्या है बाबू, एक ऐसा प्रतिष्ठान है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि यात्रियों को आवास सेवा प्रदान करना, मतलब रुकने के लिए जगह देना, और अन्य सेवा जैसे कि भोजन पीना, खाना पीना, ये सब, घर में रखने की जगह, कपड़े धोने की ये सब सुविधाएं और वर्दी यानी पहनने वगैरह की सुविधाएं देना होटल का कार्य एक होटल होता है। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है मोटल। मोटल क्या होता है देख लो, अच्छे से समझ लो। मोटल शब्द दो प्रकार से बना है। मोटल शब्द किससे मिलकर बना है, मोटर और होटल को मिलाकर बनाया गया है। ये मुख्य रूप से राजमार्गों पर स्थित और राजमार्ग यात्रियों को मामूली आवास प्रदान करते हैं। मोटल कहाँ होता है छोटू, मोटल होता है आपके राजमार्ग यानी हाईवेज पे स्थित होता है। कहाँ पे होता है मोटल, हाईवेज पे। और इसका सीधा सीधा मकसद क्या है कि मामूली आवास, नॉर्मल आवास प्रदान करना है राजमार्ग यात्रियों को। थोड़ी देर के लिए ठहरना है, रुक जाते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, चल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है आपका रिजॉर्ट। रिजॉर्ट, ठीक है ना। बहुत सारे भूतनी फिल्मों में आपने देखा होगा, बहुत सारे भूत वाले जो घोस्ट फिल्म होते हैं, अधिकतर भूत वाला फिल्म का शूटिंग रिजॉर्ट वगैरह वाला में होता है ना। वे होटल जो पर्यटन स्थलों जैसे कि हिल स्टेशन, समुद्री तट और ग्रामीण इलाकों में स्थित है। याद रखना, वैसे होटल जो पर्यटन स्थल जैसे कि हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी इलाकों वाले इलाकों में, समुद्र तट के किनारे, ठीक है, या फिर ग्रामीण इलाका में मौजूद होता है, उसे रिजॉर्ट होटल के रूप में संदर्भित किए जाते हैं। इन होटलों में एक बहुत ही शांत और प्राकृतिक वातावरण है। याद रखना, रिजॉर्ट में बहुत ही शांत होता है और प्राकृतिक वातावरण होता है। वे ज़्यादातर शहरों से दूर हैं और प्रदूषण मुक्त वातावरण में होते हैं। और ये रिजॉर्ट कहाँ पे होता है, अधिकतर शहरों से दूर और प्रदूषण मुक्त वातावरण में होता है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।